सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आज का 8 नवंबर का जो न्यूज़पेपर के इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लेके आ गए हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको हमारा थंबनेल दिख रहा है, हम उसके बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी न्यूज़ कुछ ये है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, वो रूसियन मिनिस्टर से मिले हैं। कहाँ पे? मॉस्को में। ठीक है, वो किस चीज़ के लिए मिले हैं, क्यों मिले हैं, हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि यहाँ पे जो इंडिया और रसिया है उसके बीच में अभी व्यापार है वो बहुत बड़ा है। इसी के लिए यहाँ पे इन लोगों की जो मीटिंग है वो नियुक्त की गई है, जो कि अभी हो चुकी है। उसका आर्टिकल दिया है और अभी कुछ होने भी वाली हैं। अभी यहाँ पे ये ट्रेड मतलब व्यापार के संबंध में बात कर रहे हैं। जैसे कि इनने बोला है कि जो नेशनल करेंसीज़ हैं उनको यूज़ करने की इनने यहाँ पे बात की है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यापार है इंडिया और रसिया के बीच में वो 20 टाइम्स मतलब 20 गुना बढ़ चुका है। जितना पहले व्यापार नहीं हुआ उतना भी 5 महीनों में हो चुका है। जो इंडिया ने सबसे ज़्यादा तेल वगैरह यहाँ रसिया से लिया है और इसमें मिलियंस टाइम उन्होंने यहाँ पे खर्च कर चुके हैं। मतलब इम्पोर्ट उनने बहुत सारा किया है, जबकि एक्सपोर्ट उनका उतना नहीं है। मतलब उनने मंगाया ज़्यादा है, जबकि इतना बेचा नहीं है रसिया को। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने इसको और मजबूत बनाने के लिए और स्कीम्स लागू करने की मतलब कि इस पे उन लोगों ने चर्चा की है। ठीक है, यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में ये लिया है। अब नोट्स में देख लेते हैं कि नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो, जो आर्टिकल में बताया था वो तो करंट इशू था। अब यहाँ पे इंडिया और रसिया की ट्रेड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हैं जिनसे रिलेटेड पेपर में पूछा जा सकता है। अब जो 5 महीनों में जो व्यापार है वो कितना हो चुका है? 18,293.03 मिलियन बहुत होते हैं। ठीक है, मिलियन में व्यापार हो चुका है इन दोनों के बीच, जबकि पहले इतना व्यापार हुआ ही नहीं है जितना अभी हो गया है। अब इसके बाद में इसमें 2-3 और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इंडिया और रसिया है, मतलब कि इंडिया जिनके भी साथ व्यापार करता है ना, उनमें जो रसिया है वो 7वें नंबर पे आ चुका है। मतलब कि 7वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन चुका है? रसिया। और इंडिया इसके अलावा 6 अन्य देश है, जैसे यूएसए हो गया और भी बहुत सारी अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ में ये इंडिया अपना भारत है वो व्यापार करता है। और जो रसिया है वो 25वें नंबर पे था पिछले साल, जो कि अभी कहाँ आ गया है? 7वें नंबर पे आ गया है ट्रेडिंग पार्टनर मतलब व्यापार भागीदारी में। ठीक है, और इसमें जो इसने है इम्पोर्ट इतना किया है और एक्सपोर्ट इतना किया, मतलब अपने भारत ने जो है वो 18,229 मिलियन वो है वो मतलब से मंगाया है। कोई भी जैसे तेल वगैरह ये सब चीज़ें मंगाई हैं, जबकि भेजा सिर्फ कितना है? वो 992.73 मिलियन, इतना सिर्फ एक्सपोर्ट किया है। अब देखो, एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमारे द हिंदू में दिया है, वो ये दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने EWS को मतलब स्वीकार कर लिया है, सहमति दे दी। अब इसमें सिर्फ यहाँ पे दिया है ये 3:2 की स्प्लिट थी। मतलब इसमें 3 जज इसके पक्ष में थे और 2 जज इसके विपक्ष में थे। मतलब कि 2 जजों ने मतलब इसको डिसएग्री किया है। अब इनको किन ने डिसएग्री? तो देखो, यहाँ पे इनने यू ललित जो अपने चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इसको डिसएग्री किया था, और ये जो जस्टिस आपको दिख रहा है रविंद्र भट्ट, इन्होंने इसको डिसएग्री किया था। मतलब ये है जो है वो लागू नहीं होना चाहिए। अब हम EWS के बारे में जान लेते हैं कि EWS आखिर है क्या। तो EWS का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। अब ये है वो किससे रिलेटेड है? तो ये आरक्षण से रिलेटेड है। मतलब कि आरक्षण किसको कितना मिलना चाहिए, तो यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे ये है ये वाला पॉइंट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, इसको EWS शॉर्ट फॉर्म है। अब ये क्या है? इसमें बात की गई है कि 10% आरक्षण है वो अलग से मिलेगा किसको? जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं। अब एक पहले एक चीज़ आई थी जिसमें बोला गया था कि ओनली 50% आरक्षण आप दे सकते हो। मतलब जिनको भी आरक्षण दो वो कितने होने चाहिए? 50% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इनने क्या बोला है? हम 10% आरक्षण अलग से लेके आएंगे। किसके लिए? आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए अलग से लेके आएंगे। ठीक है, अब ये किसके? SC ST को तो मिला है, मतलब 50% आरक्षण को मिला है। ठीक है, SC ST को। अब इसके अलावा
जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं इनको शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको 10% आरक्षण अलग से दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए जो जस्टिस दो जस्टिस हैं हमारे, उनने इसको इसलिए डिसएग्री किया है क्योंकि ये फिर संविधान, वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे संविधान में है ही नहीं, क्योंकि संविधान ये ऐसा बताया गया है कि सिर्फ 50% आरक्षण आप दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, अब आपको इसमें याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि इसको 103वें संविधान में जो संशोधन किया गया था उसमें इसको ऐड किया गया है, किसको, EWS को, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण अलग से दिया जाएगा। इसको कहाँ, 103वें संविधान में ऐड किया गया है और अनुच्छेद 15(6) और 16(6) इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, आपको सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है। अब देखो, एक आर्टिकल ये है जिसमें ये बताया गया है कि जो नीला कुरुंजी जो फूल हैं वो अभी ये ट्रेंड में चल रहा था कि यहाँ पे जो नीलगिरी, ये कहाँ है, नीलगिरी हिल्स पे हैं, तो यहाँ पे ये फूल खिले हुए थे। ये फूल खिलते हैं 12 साल में। ठीक है, तो ये फूल खिले हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग जो हैं वो घूमने जा रहे थे, लेकिन अभी क्या है, ये मुरझा गए हैं। इसके बाद भी जो टूरिस्ट मतलब घूमने वालों की संख्या है वो कम नहीं हुई है। तो अब ये तो करंट में था, अब इस आर्टिकल में से पूछा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपको नील कुरुंजी फूल के बारे में पता होना चाहिए ये आखिर है क्या। तो देखो, यहाँ पे जो नील कुरुंजी फूल हैं मतलब फ्लावर हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, नीलगिरी हिल्स पर, और इस हिल्स का नाम इन्हीं फ्लावर्स के कारण पड़ा है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, क्या है, स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियाना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये 12 साल में खिलता है, ये बहुत लंबे साल में खिलता है, और जो प्लांट्स लंबे साल में खिलते हैं मतलब लंबे समय बाद खिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लेटसियल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लेटेसियल्स। तो ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट में भी देखे जाते हैं और ईस्टर्न घाट में भी देखे जाते हैं, मतलब कि पश्चिमी घाट में भी देखे जा सकते हैं और पूर्वी घाट में भी। ठीक है, और ये 12 साल बाद खिलते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या था, टूरिज्म ज़्यादा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब देखो, इस आर्टिकल में हमसे बोला जा रहा है, मतलब इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि जो है NPR जो है, NPR मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। NPR मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, ये होता है। अब इसमें बोला जा रहा है कि NCR है उसको फिर से अपडेट करने की ज़रूरत है हमको। ठीक है, क्योंकि जो हमारा कोविड पैंडमिक के दौरान इसमें जो बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, इनको अपडेट करना ज़रूरी है। अब ये NPR क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, NPR क्या होता है, NPR का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर इसको हिंदी में कहते हैं। अब देखो, इसमें रहता क्या है, इसमें जो रजिस्टर है मतलब इसमें पूरी जानकारी रहती है देश के सामान्य निवासी की, जो 6 महीने से रह रहे हैं भारत में या फिर अगले 6 महीने में रहने वाले हैं, उन सभी लोगों की जानकारी कहाँ पर रहेगी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में। ये देखो, ये सबसे पहले 2010 में क्या है, अधिनियम लागू किया गया था कि ये बनना चाहिए, मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनना चाहिए, और इसमें सब कुछ होना चाहिए, मतलब जितने भी नागरिक रह रहे हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। अब ये हाउस लिस्टिंग चरण के साथ हुई थी, सबसे पहले कहाँ पे, 2010 में हुई थी ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और कब हुई थी, हाउस लिस्टिंग चरण के साथ। अब ये हाउस लिस्टिंग चरण क्या होता है, ये होता है 2015 की जनगणना है ना, उसके 2015 की जनगणना के सबसे पहले चरण में, कौन से चरण में, पहले चरण में क्या हुई थी, ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है वो तैयार किया गया था, उसी को हाउस लिस्टिंग बोलते हैं। अब इसके बाद में इसे अपडेट किया गया था कहाँ पे, 2015 में अपडेट किया गया था घर घर जाके, और अब बोला जा रहा है कि इसको फिर से अपडेट कराना चाहिए। ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो यही था उस आर्टिकल में। अब देखो, इस वाले आर्टिकल में FCRA की बात चल रही है, अपन अभी आगे जानेंगे FCRA क्या होता है, पहले इस आर्टिकल को समझ लेते हैं इस आर्टिकल में है क्या। तो FCRA यहाँ इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि जो FCRA के जो बदलाव हैं उसका जो उद्देश्य है वो है जो NGO फालतू की बर्बादी कर रही है ना पैसों की, उनको रोकना। ठीक है, इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है। अब हम जान लेते हैं FCRA क्या है। तो देखो, FCRA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, मतलब कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, ये इसका क्या होता है, ये इसका होता है फुल फॉर्म। ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। अब इसको क्या है, इसको है ना 1976 में लागू किया गया था, 1976 में इसको लाया गया था, लेकिन इसको 2010 में संशोधित किया गया था। और ये किसके द्वारा चलाई जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब गृह मंत्रालय द्वारा ये नियुक्त की जाती है।
अब देखो FCRA क्या कहता है, FCRA कहता है कि जो NGOज़ रहते हैं, NGOज़, ठीक है, इनसे इनसे क्या कहता है कि आपको हमें ये वचन देना पड़ेगा कि आप जो है वो फालतू खर्च नहीं करोगे। जो विदेशों से जो पैसे लेते हैं, जो NGO वगैरह हैं विदेशों से, तो उसका यूज़ इस तरीके से नहीं करेंगे कि जो हमारी सुरक्षा है, जो हमारी सेफ्टी रहती है, जो इसको नुकसान पहुंचाए, ऐसा कुछ आप इन पैसों से नहीं करोगे। इसलिए ये FCRA नियुक्त किया गया जो NGOज़ है, और इसने बहुत सारे NGOज़ को बंद भी किया है 2-3 सालों में, उनके लाइसेंस कैंसिल किए हैं। तो ये हमारा FCRA से रिलेटेड होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा जानकारी अभी नहीं है, बाद में पता चलेगी, तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। और अब एक और लास्ट आर्टिकल बचा, वो हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बताया गया है, ये है एडिटोरियल, ठीक है, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ध्यान से देखना। तो यहाँ बताया गया है कि अभी जो है वो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, मतलब को ब्लैक सी अनाज ये पहल शुरू की जा रही है। अब ये क्या है, क्यों की जा रही है? क्योंकि यहाँ पे देखना, यहाँ पे बहुत सारे देशों में क्या हो रहा है, भुखमरी पड़ रही है। वो क्यों पड़ रही है? क्योंकि यूक्रेन और जो रसिया का युद्ध पड़ रहा है, उससे क्या है, यूक्रेन ना कहीं अनाज भेज पा रहा है, और मतलब ना कोई भी देश है उससे ले पा रहा है, क्योंकि उसे डर है कि यदि वो यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये डर है कि यदि जैसे कोई भी कंट्री यूक्रेन के पास जाती है, तो क्या होता है कि उसे डर है कि कहीं रसिया उसे मतलब कि अटैक ना कर दे, या फिर कोई उसे ऐसा ना हो जाए कि उनको कोई नुकसान हो जाए, ठीक है। और यदि यूक्रेन यहाँ से भेजने की कोशिश करता है, तो उन्हें भी है कि कहीं रसिया अटैक करके उनके जो जहाज़ हैं, शिप्स हैं, उनको क्या कर दे, डैमेज ना कर दे। इसलिए क्या है, ना तो यूक्रेन भेज रहा है कहीं, ना कोई देश लेने आ रहा है, जिससे बहुत सारे कंट्री में, बहुत सारे राज्यों में क्या हो रही है, भुखमरी की स्थिति पैदा हो रही है। ये इसका है, इसलिए इनने क्या किया है, अभी एक पहल शुरू की है। ये हम देख लेते हैं आखिर ये पहल है क्या। तो यहाँ पे आप देख लो, ये ब्लैक सी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये है ब्लैक सी, ठीक है। इसके चारों ओर ये है यूक्रेन, और ये है रसिया, ठीक है। ये क्या है, यूक्रेन और रसिया। अब यहाँ पे क्या रहता है, यदि यूक्रेन अपने शिप्स को यहाँ से भेजता है, तो यहाँ से उसे डर रहता है कि जो रसिया है वो अटैक ना कर दे इन पे, जिससे उसके जहाज़ वगैरह वो क्या है, डैमेज ना हो जाए, तो इनको ये डर रहता है। अब क्या है, यहाँ पे एक पहल की जा रही है, जो टर्की है और जो हमारे जो यूनाइटेड नेशन है, उनने बैठ के ये चर्चा की है कि अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, कॉरिडोर, जिससे क्या है, जिससे यहाँ पे भी देश आ पाएंगे, कुछ भी उन्हें अनाज वगैरह चाहिए वो लेने के लिए, और यूक्रेन भी भेज पाएगा। क्योंकि यदि यूक्रेन अनाज नहीं भेजेगा, तो बहुत सारे देशों में भुखमरी की स्थिति बहुत बुरी तरह हो जाएगी, क्योंकि अभी वो शुरू हो चुकी है, और यदि कुछ और समय रहा तो बहुत बुरी तरह फैल जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने ये निश्चय किया कि यहाँ पे कॉरिडोर बनाया जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे यूक्रेन भी अपने अनाज के सामान भेज सकेगा, और यहाँ पे भी और दूसरे देश हैं वो यहाँ पे लेने आ सकेंगे। तो यहाँ पे ये पहल है, ये आपको आई होप समझ में आ गई होगी। तो हमारा एडिटोरियल आज तक यहीं तक था, और यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलती है, और शॉर्ट नोट्स यहाँ पे यदि आपको हेल्पफुल हैं, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं सब्सक्राइब के द्वारा। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।